नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखक बहुमुखी प्रतिभा की धनी नागार्जुन द्वारा लिखित बादल को खिलते देखा है कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे नागार्जुन हमारे बीच 1911 से 1998 तक रह चुके हैं। इनके जन्म स्थान है मिथिला प्रदेश के सतलका नाम के गांव। 1936 में लंका में बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ाने के लिए गए थे और वहां से लौटते समय ये स्वयं बौद्ध भिक्षु बन गए। किशोर अवस्था से ही वे लिखना शुरू किए थे। इनके गुमक्खड़ स्वभाव की यह विशेषता है कि वे किसी एक स्थान पर जमकर कार्य नहीं करते। गुमक्खड़, घूमते रहना, नए नए क्षेत्र को देखना इनकी खासियत थी। प्रशासन के विरोध में आलोचना करने के कारण इनको कई बार जेल जाना पड़ा और वहीं जातर कृतियों का निर्माण भी करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस आदि प्रमुख है। प्रस्तुत बादल को खिलते देखा है निसर्ग वर्णन से भरा हुआ यह कविता अपने आप में अद्वितीय है। बादल कौन नहीं जानता। जब भी हम थोड़ा आंखें उठाकर देखेंगे तो आकाश में कहीं न कहीं देखने के लिए बहुत सारे बादलों को, खास करके शाम के समय। लेकिन आप सोचिए, ये हिमालय का वर्णन है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत और उसके अगल बगल में जो सौंदर्य है उसे लिखते हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को खिलते देखा है। स्वच्छ श्वेत पर्वत, सफेद रंग का पर्वत है, प्रदूषण रहित, बहुत सुंदर, और उसके अगल बगल में बादल को मंडराते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहित कणों को, शबनम को, ओस बिंदु, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा। यहाँ की रस्व है। मानसरोवर जो सुंदर सरोवर है उस पर खिले हुए कमलों पर उस बिंदु को, मोती जैसे बिंदु को गिरते देखा है। बादल मंडराते या गुजरते घिरते देखा है। कितने सुंदर ढंग से आप इमेजिन करके देखिए। सफेद पर्वत है, तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय इसके उन्नत शिखर पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। झीलें यानी सरोवर, तालाब बहुत सारे हैं। हिमालय की विशेषता है जब बारिशों के दिन बारिश के कारण वहां तालाब बहुत सारे देखने के लिए मिलता है, और गर्मियों के दिन में बर्फ के पिघलने के कारण ऐसा होता है। इनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर नीले रंग के पानी, ऐसा नीले रंग का यानी जो आकाश के रंग से प्रतिफलित होकर जो सुंदर नीले रंग का पानी जो है वहां से आकर क्या होता है, पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसवंतु कोसते हंसों को तीर्थे देखा है। बारिश ना होने के कारण जो गर्मी होती है, ऐसे दिनों में जो ठंडे पानी की प्रतीक्षा करते हैं, और वहां ये तालाब है हिमालय की गोद से निकलने वाले, और वहां जो हंस है कमल के अगल बगल में वो मंडराती है, और उस कमल की डंडी के रेशे को काट के उसमें जो स्वाद है उसे लेना चाहते हैं। तिक्त मधुर बिसवंतु खोजते हंसों को तीर्थे तैरते देखा है। उसके अगल बगल में बादल को घिरते देखा। कितना सुंदर दृश्य आप इमेजिन करके देखिए। सागर में और वहां सरोवर में कमल
और कमल के अगल बगल में हंस, और उस सहज प्रक्रिया के रूप में उसे काटना और वहाँ जो जो मिलता है उसे खाने का, तो बहुत सुंदर है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। वसंत काल कौन नहीं जानता, जो पूरे 12 महीनों में वसंत ऋतु इतने अच्छा लगता है। जहाँ कहीं आप देखेंगे फलों को, फूलों को, उसका मजा कुछ और है। पंछियों का, खास करके कोयल का कुहुक, मजा कुछ और है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मॉर्निंग। मंद मंद था, अनिल बह रहा था, ठंडी हवा बह रही है। बालार उनकी मृदु किरणों थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। बालारुण, मॉर्निंग सूरज, बाल सूर्य के जो किरणों के कारण उतने तेज नहीं, और हर जगह फैलने के कारण ऐसा लगता है जैसे सारी चीज जो सोने का है, गोल्डन। एक दूसरे के व्यक्ति हो, अलग अलग रहकर ही जिनकी सारी रात बितानी होती। तो एक जाति के पंछी के बारे में कहते हैं जो रात में अलग होती है, चकवा चकवी। सुबह होते ही वो मिलन की प्रतीक्षा में, प्रेम सल्लाप की प्रतीक्षा में वो आवाज करती है। रात की जो दर्द है, विरह वेदना है, वह निकल जाती है। निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन, उसकी रोने का आवाज बंद हो गया। इतने सुंदर वातावरण है। सूरज की किरणों के साथ दिन का उदय हुआ और ये पंछी का क्रंदन भी, रोने की आवाज भी दूर हो गए। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवाली की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है। वहाँ शैवाल यानी पाची है, कहीं खाई है, वहाँ ये पंछियों का प्रेम सल्लाप को देखने को मिला है। बादल को घिरते यानी अगल बगल में मंडराते देखा है। तो ये पूरे सुंदर वातावरण पंछियों के साथ वर्णन करते हैं स्टांजा में। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट की ऊंचाई पर, दुर्गम कठिन रास्ता है, हिमालय की चोटी पर जो दुर्गम घाटी पर शत सहस्र की ऊंचाई पर, हजारों फीट ऊंचाई, सागर के तल से बहुत ऊंचे स्थान है। वहां पर अलग नाभि से, अदृश्य नाभि से उठने वाले निज की ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर छटते देखा है। कस्तूरी मृग की खासियत है कि वो सुगंध बरसाने वाले, सुरभि फैलाने वाले हैं, लेकिन वो ढूंढते कहां से आ रही है, तो अपने ऊपर छड़ने की कोशिश करता है। ऐसे वो ढूंढने की कोशिश है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलखा नहीं ठिकाना। कुबेर को धनवान भगवान कहते हैं। वो कहाँ है और उसकी संपन्न भरा नगरी अलखा कहाँ गया। कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का ढूंढा बहुत, परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कालिदास बहुत प्रसिद्ध है उसके मेघदूत के कारण। दूत यानी संदेश पहुंचाने वाला। कितनी सुंदर कल्पना है, मेघों के सहारे संदेश को भेजना। आपको आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि आपकी जेब में अब मोबाइल है, लेकिन हम लैंडलाइन के जमाने के हैं। जरा सोचिए, वो मोबाइल यानी आपकी जो मेघदूत जो है आपकी जेब में है। तो यहाँ योम प्रवाही गंगा जल का ढूंढा बहुत, परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को जंजानिल से गरज गरज बिड़ते देखा है। मेघदूत जो है वो कवि की कल्पना है, कहते हैं लेखक नागार्जुन कहते हैं। मैंने देखा है उसकी चोटी पर झंझानिल यानी तेज हवा, तेज मारुत जो है बारिश के साथ उसको सामना करते, उस पहाड़ का सामना करते हुए दृश्य को मैंने देखा है। तो ये खासियत है, जहाँ पर्वत होता है, जहाँ सागर होता है, जहाँ जंगल होता है, उसमें बारिश और उसकी हवा का जो प्रभाव है सहज ही ज्यादा रहता है।
और इस सौंदर्य को मैंने देखा है, बादल को मंडराते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में। हिमालय की गोद में कितने सारे निर्झरणी है, तालाब है, छोटी बड़ी, और वो बह रही है देवदारु कानन में। अपने आंखों का जो क्षमता होती है, जितना दूर तक आप देख सकते हो, वहां पूरा देवदारु कानन है, वन है। और वहां बीच बीच में जो तालाब बहती है, उसका सौंदर्य कितना सुंदर है। इसलिए कहते हैं, शोणित धवल बोझ पत्रों से छाई हुई खूटी के भीतर, वहीं यहां वहां झोपड़ी कुटीर है, बोझ पत्रों से छाई हुई, उस पत्तों से बनाए हुए, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंथल को साजे। वहां के लोग क्या है, किन्नर किन्नरिया है, रंग बिरंगे फूलों से सजाए। यहाँ कोई कृत्रिमता नहीं, कोई आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स नहीं। कुंतल को सजाए यानी अपने बालों को सजाए, इंद्रनील की माला डाले, नीलमणि की माला डाले, शंख सरीखे सुदृढ़ गलों में, उनके हट्टे कट्टे स्ट्रांग है, कानों में कुवले लटकाए, रात में खिलने वाले फूलों को कानों में लटकाए हैं, और हाथों में है चांदी के बर्तन जिसमें द्राक्षा रस है, रजत रचित मणिखचित कलामय पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने। किन्नर किन्नरिया अपने सामने चांदी के बर्तन में द्राक्षा रस भरकर बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं, कस्तूरी मृगछालों के ऊपर बैठे हैं, बिना दाग के, जो अत्यंत सुंदर मृगछालों को, जो मरे हुए कस्तूरी मृग का, उस पर बैठे हैं। और द्राक्षा रस लेने के बाद यानी मदिरा लेने के बाद उनकी आंखों में एक तरह का उन्माद सा है। उन्माद किन्नर किन्नरियों के मृदुल मनोरमा अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बांसुरी पर फिरते जो सुरीले आवाज करते देखा है, बादल को गिरते देखा है। नागार्जुन बहुत सुंदर ढंग से हिमालय के जो चित्रण किए हैं, और वहाँ के वातावरण, मनोहर वातावरण, देवदारू कानन, वहाँ के किन्नर किन्नरिया, झीले, हंस, कमल, बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किए हैं। प्रणाम।